नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटी फैक्टर। अगला टॉपिक क्या है? क्वालिटी फैक्टर, जिसमें हम ये समझेंगे कि अगर हम एक सीरीज आरएलसी सर्किट को यूज करते हैं उसको कहाँ पे यूज किया जाता है और क्या उसका यूज होता है। देखो सीरीज आरएलसी सर्किट का यूज होता है ट्यूनिंग के लिए। ट्यूनिंग का मतलब होता है जैसे रेडियो या डिश एंटीना से आप कोई भी चैनल रिसीव करते हो तो बहुत सारे सिग्नल को डिश एंटीना या जो रेडियो का एंटीना है वो रिसीव कर रहा होता है एक टाइम पे, लेकिन उनमें से किसी एक सिग्नल को आपको अलग करके देखना होता है। रेडियो में भी आप किसी एक सिग्नल को ही या एक चैनल को ही सुनना चाहते हो, टीवी के अंदर भी आप एक टाइम पे एक ही चैनल को देखना चाहते हो। तो ये जो प्रोसेस है इसका नाम क्या होता है? ट्यूनिंग करना बोलते हैं इसको। तो ट्यूनिंग के लिए हम सीरीज आरएलसी सर्किट को यूज करते हैं, और वो जो ट्यूनिंग सर्किट है वो कितना अच्छा है इसको बताने के लिए ये एक वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। ये उस सर्किट के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे कोई भी रेडियो का ट्यूनिंग सर्किट या डिश एंटेना का जो ट्यूनिंग सर्किट है, आपको पता है डिश एंटेना के बाद में एक सेट टॉप बॉक्स लगा होता है टीवी से पहले, वो जो सेट टॉप बॉक्स है उसमें ये ट्यूनिंग सर्किट होता है। और ये जो ट्यूनिंग सर्किट है इसका काम है बहुत सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसी में से, बहुत सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल में से किसी एक फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को अलग करना। अब वो कितना अच्छे से उसको अलग कर पाएगा, इस चीज की क्वालिटी बताने के लिए ये वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की ट्यूनिंग की क्वालिटी चेक करने के लिए हम उसका क्वालिटी फैक्टर चेक करेंगे। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है, पहले तो ये समझते हैं कि जो सीरीज आरएलसी सर्किट है वो किस तरीके से ट्यूनिंग के लिए यूज किया जाएगा। सीरीज आरएलसी सर्किट का मतलब है एक रेजिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, इन तीनों को हम सीरीज में लगा देंगे तो ये बन गया सीरीज आरएलसी सर्किट। और इस सर्किट का जो ओवरऑल जो इंपीडेंस होगा यानी कि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होगा एसी के लिए उसको हम लिखेंगे Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। और हमको एक चीज ये भी पता है कि इस सीरीज आरएलसी सर्किट के अक्रॉस अगर आप कोई भी एसी वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हो, क्या कनेक्ट करते हो इसके अक्रॉस? एक एसी वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हो, तो ये जो एसी वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगाया गया है, मान लो इसकी वैल्यू है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये एसी वोल्टेज सोर्स लगा दिया। तो ये जो सोर्स है इसकी एक पर्टिकुलर ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिसके ऊपर सर्किट में करंट मैक्सिमम फ्लो हो सकता है, और उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। उसका फॉर्मूला होता है एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी, जो एल और सी की वैल्यू पे डिपेंड करती है। सर्किट में एल कितना है यानी इंडक्टेंस कितना है, और ये जो कैपेसिटेंस है ये कितना है, इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि इस सर्किट की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। एल और सी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। और अगर रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा आर इक्वल टू 1/√LC। इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो ओमेगा आर को तो हम क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एफ आर को हम क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इसको सिर्फ फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये इन दोनों के फॉर्मूले हैं, और ये फॉर्मूले ये बता रहे हैं कि इन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर इस सीरीज आरएलसी सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है। अब हमारा जो डिश एंटेना होता है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बहुत सारे सिग्नल को एक साथ रिसीव करता है। मान लो कि वो 100 अलग अलग चैनल्स के सिग्नल को रिसीव कर रहा है। वो जो 100 अलग अलग चैनल के जो सिग्नल होंगे वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर होंगे। मान लो कि उनकी फ्रीक्वेंसी 1 से लेके 100 तक है, तो 1 से लेके 100 अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को जो डिश एंटेना है वो रिसीव करेगा, और उसके बाद में से किसी एक सिग्नल को उनमें से अलग करना है। अपन को क्या करना है? उनमें से किसी एक सिग्नल को अलग करना है। अब जैसे मान लो 100 फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंट सिग्नल को डिश एंटेना ने रिसीव किया, फिर वो वायर की थ्रू वो जाएंगे सेट टॉप बॉक्स के पास जिसमें लगा होगा ये सीरीज आरएलसी सर्किट। अब ये जो सीरीज आरएलसी सर्किट है उसमें एल और सी की वैल्यूज के अकॉर्डिंग इसकी एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी होगी। और मान लो कि ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आ रही है 50 हर्ट्ज, सॉल्व करने पे मान लो ये आ रहा है 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला जो सिग्नल होगा वो इस सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। वो क्या करेगा? मैक्सिमम करंट। और जिन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से ज्यादा है या कम है वो उतना करंट इस सर्किट में फ्लो नहीं कर पाएंगे जितना 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल फ्लो कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की कंडीशन होगी। रेजोनेंस कंडीशन किसको बोला जाता है? जब आप रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हो सोर्स की और उससे सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। अब आपने 100 टाइप के अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को इस आरएलसी सर्किट को दिया, लेकिन उनमें से एक सिग्नल ऐसा है, कौन सा? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला, जो इस सर्किट की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है। तो अगर ये सिग्नल
अगर इस फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल इस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा तो सर्किट में इस सिग्नल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, मतलब वो सिग्नल मैक्सिमम रिसीव होगा एक तरह से। फिर उस सिग्नल को हम अलग करके टीवी को दे देंगे, जिससे टीवी वो चैनल आपको दिखाने लग जाएगा। फिर मान लो आपका मूड चेंज हो गया और आप कोई दूसरा चैनल देखना चाह रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा, आपको एल या सी की वैल्यू को चेंज करके इस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा। ये जो सर्किट होता है ना, इसके अंदर ये जो कैपेसिटर है, ये एक्चुअल में एक वेरिएबल कैपेसिटर लगा होता है, जिसकी वैल्यू को हम कम ज्यादा कर सकते हैं रिमोट के थ्रू। डिश टीवी का जो रिमोट होता है ना, जब आप उससे की दबाते हो तो उससे क्या चीज चेंज होती है, उस सेट टॉप बॉक्स के अंदर जो कैपेसिटर लगा होता है उसकी वैल्यू चेंज होती है। और अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी तो इससे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। अगर आप सी को इंक्रीज करोगे तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और सी को कम करोगे तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब मान लो कि आपने क्या किया, जो सी की वैल्यू है उसको इंक्रीज किया। अगर सी की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम। मान लो कि आपको 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल देखना है अब, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी की वैल्यू को बढ़ा के इतना सेट करना पड़ेगा कि ये वैल्यू निकल के कितनी आए, 30 हर्ट्ज के बराबर आए। अब ये वैल्यू 30 हर्ट्ज के बराबर आएगी, तो इन 100 सिग्नल में से अब 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला जो सिग्नल है वो सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करने लग जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको वो जो सिग्नल है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, तो उसको हम अलग कर लेंगे, फिर उसको टीवी को दे देंगे। वो जो 100 अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल हैं, उनमें से किसी एक सिग्नल को आपको अलग करना है जो कितना फ्रीक्वेंसी का है, 30 हर्ट्ज। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सी की वैल्यू को बढ़ा दिया, सी की वैल्यू बढ़ने से रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कम हो गई सर्किट की, और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कम होने से वो कम फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल अब मैक्सिमम करंट सर्किट में फ्लो करेगा, और उस सिग्नल को हम अलग करके टीवी को दे देंगे। और मान लो कि आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो सी की वैल्यू को कम कर दो, सी की वैल्यू कम करोगे तो ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से आप उस ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को रिसीव कर पाओगे। तो जो भी मनचाही आपकी फ्रीक्वेंसी है जिसको आप रिसीव करना चाहते हो, वो आप यहां से सेट करोगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सी की वैल्यू को चेंज करके। ये काम रिमोट से होगा। और रेडियो के अंदर वो जो नोब घुमाते हैं उससे ये काम होता है। रेडियो का जो नोब होता है ना, जिसे अलग अलग स्टेशन पकड़ते हैं अपन, वो ये काम करता है कि वो सी की वैल्यू को चेंज करता है, और सी की वैल्यू चेंज होने से या एल की वैल्यू चेंज होने से रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सर्किट की चेंज हो जाती है, और उसकी वजह से आपको अलग अलग सिग्नल एट ए टाइम रिसीव होते रहते हैं। तो ये जो आरएलसी सर्किट है ये कितना अच्छा है ट्यूनिंग के लिए। इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए हम उसका क्वालिटी फैक्टर चेक करेंगे। ये तो मैंने आपको प्रोसेस बताई कि किस तरीके से ट्यूनिंग होती है। अब हम ये चेक करेंगे कि इस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर कितना है। जैसे ये सीरीज आरएलसी सर्किट है, मान लो मुझे इसका क्वालिटी फैक्टर चेक करना है कि ये कितना अच्छे से ट्यूनिंग कर पाएगा। अच्छा, क्वालिटी अच्छी होगी तो क्या होगा, एक टाइम पे एक ही चैनल प्रॉपरली रिसीव होगा। और अगर सर्किट का मतलब ट्यूनिंग की क्वालिटी कम होगी, क्वालिटी फैक्टर अगर कम है, तो क्या होगा, एक ही टाइम पे आपको 2-2, 3-3 चैनल एक साथ रिसीव होने स्टार्ट हो जाएंगे, और सारे मिक्स होके एक खराब सा सिग्नल बन जाएगा। जैसे रेडियो में कई बार हम ट्यून करते हैं कोई भी चैनल, तो एक पॉइंट के ऊपर आपको 2-2 चैनल रिसीव होने स्टार्ट हो जाते हैं, न्यूज भी आ रही है, गाने भी बज रहे हैं, और दोनों मिक्स होके कोई तीसरा ही सिग्नल बन जाएगा। अब ना तो उसमें न्यूज सुनाई देगी प्रॉपरली, ना ही आपको म्यूजिक सुनाई देगा, कोई सा भी काम ढंग से नहीं होगा, तो वो सिग्नल अपना खराब हो गया एक तरह से। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए आपको ऐसा ट्यूनिंग सर्किट चूज करना पड़ेगा जिसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा हो। कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है क्वालिटी फैक्टर का। रेजोनेंस कंडीशन में, रेजोनेंस कंडीशन में ही हम कोई भी सिग्नल रिसीव करते हैं इसमें, तो रेजोनेंस कंडीशन में इंडक्टर या कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये इसका फॉर्मूला है। क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, रेजोनेंस कंडीशन में इंडक्टर या कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अब इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूं क्वालिटी फैक्टर के लिए। आप VL अपॉन VR भी लिख सकते हो या VC अपॉन VR भी लिख के सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। जैसे मैं VL अपॉन VR ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। VL का मतलब है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, तो इसकी वैल्यू होगी IRMS इनटू XL, और ये जो VR है इसका मतलब है RMS वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, जिसकी वैल्यू होगी IRMS इनटू R। अब ये IRMS तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये बचा XL और नीचे है R। XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L। XL का फॉर्मूला क्या है,
ओमेगा एल। लेकिन कौन सी कंडीशन में इसको कैलकुलेट करते हैं क्वालिटी फैक्टर को? रेजोनेंस कंडीशन में। तो ओमेगा को ओमेगा आर लिखना पड़ेगा। रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा आर का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है बताओ? 1/√LC। तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, 1/√LC इंटू L/R। और इसको सॉल्व करोगे तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आएगी 1/R अंडर रूट, एक L कैंसिल होके अंडर√L बचेगा ऊपर, तो अंडर√L/C। ये है अपना फाइनल आंसर। तो ये है किसी भी सीरीज RLC सर्किट का क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। जिस सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा RLC सर्किट में, अगर R की वैल्यू ज्यादा है तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू कम आएगी। इसका मतलब वो अच्छी क्वालिटी का ट्यूनिंग सर्किट नहीं है, उसमें अच्छे से ट्यूनिंग नहीं हो पाएगी। R कम होना चाहिए ताकि बेटर तरीके से ट्यूनिंग हो पाए, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ज्यादा है। जैसे आपने VL/VR करके इस क्वालिटी फैक्टर को कैलकुलेट किया है, उसको आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, VC/VR वाले फॉर्मूले से भी। एक ही आंसर आएगा, दोनों से मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, एग्जाम में तो एक ही करना है दोनों में से। देखो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है रेजोनेंस कंडीशन में इंडक्टर या कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। VC की वैल्यू होती है IRMS इंटू XC डिवाइडेड बाई VR की वैल्यू होती है IRMS इंटू R। ठीक है, ओम्स लॉ लगा रहा हूं मैं, ये सिंपल। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है उसको तो R बोलते हैं, और कैपेसिटर का AC के लिए जो रेजिस्टेंस है उसको XC बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे XC लिखा है। IRMS ऊपर और नीचे कैंसिल कर दो, ये बचेगा XC डिवाइडेड बाई R। XC की वैल्यू क्या है? क्या होती है XC की वैल्यू बताओ? ये होता है 1/ωc। लेकिन कौन सी कंडीशन में इसको लगा रहे हो फॉर्मूले को? रेजोनेंस कंडीशन में, इसलिए ओमेगा आर ये लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई ये वाला R आ जाएगा। अब ओमेगा आर की वैल्यू वहां से पुट कर दो, क्या आएगी? 1/√LC इंटू C इंटू R। तो बताओ सॉल्व करने पे क्या बनेगा? Q इक्वल टू 1/R, और ये देखो यहाँ पे C और ये √C कैंसिल होगी, एक √C बचेगा, √C डिवाइडेड बाई √L। √L ऊपर चला जाएगा तो अंडर√L/C। ये इस टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो देखो दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम ही है, अलग अलग नहीं है। इसका मतलब क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करना हो अगर किसी भी सीरीज RLC सर्किट के लिए, तो आपको सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, Q इक्वल टू 1/R अंडर√L/C। इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आता है क्वालिटी फैक्टर में, मतलब आपको ट्यूनिंग की क्वालिटी चेक करनी होती है, और जिस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा, तीन चीजों पे क्वालिटी फैक्टर डिपेंड करेगा, एक तो रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर, एक इंडक्टेंस की वैल्यू के ऊपर, और एक कैपेसिटेंस की वैल्यू के ऊपर। बाकी मोटे तौर पे आप ये देख सकते हो कि R की वैल्यू पे क्वालिटी फैक्टर डिपेंड कर रहा है, R पे तो डिपेंड करेगा ही, इन दो पे भी डिपेंड करेगा। R अगर सर्किट का कम है तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इससे भी आप पता लगा सकते हो कि कौन सा सर्किट ट्यूनिंग के लिए अच्छा है। जैसे सिर्फ आपको रेजिस्टेंस की ही इंफॉर्मेशन दे दो सर्किट के लिए, ये दो अलग अलग RLC सर्किट है, एक में रेजिस्टेंस ज्यादा है, एक में कम है, तो बताओ कौन सा ट्यूनिंग के लिए बढ़िया है? तो जिस सर्किट का रेजिस्टेंस कम होगा उसका क्वालिटी फैक्टर सॉल्व करने पे ज्यादा आएगा, और क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी वो ट्यूनिंग के लिए उतना ही बेटर माना जाएगा। आया समझ में? उसकी ट्यूनिंग की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, बाकी कोई ना कोई क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाएगा तो R, L और C की वैल्यू गिवन होंगी, और क्वालिटी फैक्टर आपको कैलकुलेट करना होगा। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर लो, इतना ही करना है आपको। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा? आया समझ में? ठीक है, अच्छा ये जो क्वालिटी फैक्टर है इसकी SI यूनिट क्या होती है? तो इसकी कोई भी SI यूनिट नहीं होती है, याद रखना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है? इंडक्टर या कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इन रेजोनेंस कंडीशन डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को जब आप पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड करोगे तो यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये यूनिट लेस बन जाएगा। मतलब जो क्वालिटी फैक्टर जस्ट एक नंबर होगा, उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है ना, सिर्फ एक नंबर आएगा, 10, 20, 50 ऐसे कोई ना कोई नंबर आपके पास निकल के आएगा। ठीक, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। देखो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ए पोर्शन ऑफ मीडियम वेव ब्रॉडकास्ट बैंड 800 किलोहर्ट्ज टू 1200 किलोहर्ट्ज। ये मीडियम वेव ब्रॉडकास्ट बैंड क्या होता है? तो ये फ्रीक्वेंसी की एक रेंज होती है 800 किलोहर्ट्ज से लेके 1200 किलोहर्ट्ज तक की, जिससे हम रेडियो का सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करते हैं। तो रेडियो का जो सिग्नल है
वो इस फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में ट्रांसमिट और रिसीव किया जाता है। अलग अलग जो सिग्नल होते हैं, जैसे मोबाइल का सिग्नल है वो भी अपन ट्रांसमिट करते हैं मोबाइल के थ्रू, वायरलेस मोबाइल होता है ना, तो उसके थ्रू हम जो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, या डिश एंटेना का जो सिग्नल होता है, या रेडियो का जो सिग्नल होता है, इन सब की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी इसलिए रखी जाती है ताकि सारे सिग्नल आपस में मिक्स नहीं हो। जैसे एक रोड होती है, उसके ऊपर जो हाई स्पीड से चलने वाले व्हीकल्स होते हैं उनके लिए अलग लेन होती है, जो कम स्पीड से चलते हैं उनके लिए अलग लेन होती है, और फुटपाथ अलग होता है ताकि पैदल चलने वाले के लिए हो। सबके लिए एक रास्ता नहीं होता है, नहीं तो ना तो फास्ट चलने वाले ढंग से चल पाएंगे, ना स्लो चलने वाले ढंग से चल पाएंगे, तो सबके अलग अलग लेन बना देते हैं हाईवे के ऊपर। तो उसी तरीके से जितने भी टाइप के वायरलेस सिग्नल होते हैं, चाहे वो रेडियो का सिग्नल हो, चाहे वो टीवी का सिग्नल हो, चाहे वो मोबाइल का सिग्नल हो, उसको अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ में मिक्स करके ट्रांसमिट किया जाता है ताकि वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी आपस में मिक्स नहीं हो, मिक्स होकर सिग्नल खराब नहीं हो, इसके लिए ऐसा करेंगे। ठीक है, तो ये बोल रहे कि एक रेडियो है जो 800 किलोहर्ट्ज से लेके 1200 किलोहर्ट्ज इस फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को रिसीव करता है। कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है? पहली फ्रीक्वेंसी है 800 किलोहर्ट्ज, और दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1200 किलोहर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी रेंज उसको रिसीव करनी है। इसने बोला इफ इट्स एलसी सर्किट हैज एन इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ 200 माइक्रो हेनरी, सर्किट में जो इंडक्टर आपने लगा रखा है उसकी वैल्यू है 200 माइक्रो हेनरी, देन व्हाट मस्ट बी द रेंज ऑफ इट्स वेरिएबल कैपेसिटर। तो आपको सर्किट में जो वेरिएबल कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। वेरिएबल कैपेसिटर क्यों? क्योंकि आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी रिसीव करनी है, तो कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए आपको एक वेरिएबल कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। तो ये पूछ रहा है उसकी रेंज क्या होगी, मतलब कितने से कितने तक उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए ताकि हम इस फ्रीक्वेंसी रेंज को रिसीव कर पाए। ठीक है, अब ये कैलकुलेट कैसे होगा? तो आपको पता है कि कोई भी सीरीज आरएलसी सर्किट हो, वो कोई भी फ्रीक्वेंसी जब रिसीव करता है तो वो जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू होनी चाहिए रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर, जो कि होती है 1/2 पाई रूट LC, इतनी होनी चाहिए। अगर इतनी फ्रीक्वेंसी का, जैसे आपको 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का या सपोज करो 800 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का सिग्नल रिसीव करना है, तो ये वाली वैल्यू होनी चाहिए 800, और इसके अकॉर्डिंग L और C की वैल्यूज को सेट करना पड़ेगा ताकि आप उस फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को, यानी कि 800 किलो हर्ट्ज वाले सिग्नल को रिसीव कर पाओ। ठीक है, तो आपको वो L और C की वैल्यूज को चेंज करके इस तरीके से सेट करना होता है, और उसको किसके बराबर लाना होता है? 800। जैसे इस सर्किट की बात करें तो 800 किलो हर्ट्ज के बराबर लाना पड़ेगा ताकि हम इसको रिसीव कर पाए। तो क्या करना है इसके लिए? आपको इसने पूछा है कि फ्रीक्वेंसी इतनी रिसीव करनी है, मान लो पहले, तो FR की वैल्यू इसने बता दी, L की वैल्यू भी इसने क्वेश्चन में बता दी, C की वैल्यू आपको पूछी जा रही है। तो पहले तो इस फॉर्मूले को थोड़ा रीअरेंज कर लो। जैसे पहले स्क्वायर कर दो इसको, यह आएगा FR स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर इंटू LC, और इससे C की वैल्यू कैलकुलेट कर लो अलग से। तो C इक्वल टू क्या आएगा? C इक्वल टू आएगा, सॉल्व करोगे तो 1/4 पाई स्क्वायर L इंटू FR स्क्वायर, ये आ गया अपने पास में। अब जैसे आपको पहले वाली फ्रीक्वेंसी रिसीव करनी है तो उसके लिए C की वैल्यू क्या होनी चाहिए? उसको मैं C1 लिख रहा हूं, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं 4 पाई स्क्वायर, L की वैल्यू कितनी है? 200, और माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -6, और ये माइक्रो की वैल्यू मैंने पुट करी है। बाकी FR की वैल्यू आपको 800 किलो हर्ट्ज लेनी है, जिसको आपको रिसीव करना है एक तरह से, और किलो का मतलब क्या होता है? किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, इसलिए मैं ये 10 की पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर इसका स्क्वायर करना है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल के आएगी जो आपको सेट करनी पड़ेगी 800 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने के लिए। और इसी तरीके से अगर आपको 1200 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रिसीव करनी है तो इसी फॉर्मूले से आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा इस पर FR की वैल्यू 1200 किलो हर्ट्ज पुट करनी है, तो फॉर्मूला होगा 4 पाई स्क्वायर, L की वैल्यू है अपने 200, माइक्रो को चेंज करके लिख दो 10 की पावर -6 इंटू, और फ्रीक्वेंसी इस बार रिसीव करनी है 1200 किलो मतलब 10 की पावर 3, और इसका स्क्वायर कर दो, तो ये अपने पास में वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये कैपेसिटर की सेकंड वैल्यू होगी जो 1200 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रिसीव करने के लिए आपको सेट करनी पड़ेगी। तो अगर इनके बीच की कोई फ्रीक्वेंसी आपको रिसीव करनी हो, जैसे 800 से 1200 के बीच की कोई फ्रीक्वेंसी रिसीव करनी है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में होनी चाहिए। जैसे C1 की कुछ वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पे C2 की भी वैल्यू कुछ निकल के आएगी। तो ये तो 800 और 1200 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए C की वैल्यू है,
बीच की अगर कोई फ्रीक्वेंसी रिसीव करनी है तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू इन दोनों वैल्यूज के बीच में कुछ आएगी। तो आपके पास एक रेंज आ गई कि C1 इतना होना चाहिए, C2 इतना होना चाहिए, मतलब इतने से इतने कैपेसिटेंस के बीच में कैपेसिटर की वैल्यू होनी चाहिए ताकि आप इस रेंज की कोई भी फ्रीक्वेंसी इजीली रिसीव कर पाओ, ये इसका मतलब है। तो रेंज इससे निकालनी है आपको। तो इसको सॉल्व करके C1 कैलकुलेट कर लेंगे और इसको सॉल्व करके C2 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आया समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर।